हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम सब लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली ईओ परीक्षा, टैक्स एवं रेवेन्यू परीक्षा से संबंधित जीएस के एमसीक्यू कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था से संबंधित, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने, यदि आप लोग नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आप लोगों हम लोगों को प्रयास कैसा लग रहा है इस पर ज़रूर अपना, ठीक है, जो अमूल्य सुझाव है वो जरूर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। कह रहा है इस व्यवस्था में सामान्यतः प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। ये भी सही है। इस व्यवस्था में देश के प्रमुख के रूप में राजा या राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है। ये भी सही है। इसका मतलब है ये सभी सही है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। बिल्कुल गलत है। यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अध्यक्ष है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। यही बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्यपालिका विधानमंडल का ही यानी कि वो होता है, हिस्सा होता है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता, ठीक है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता, ठीक है। तो सस्पेंड क्यों नहीं किया जा सकता, ठीक है। सरकार का जो अध्यक्ष है संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राष्ट्रपति कदाचार के कारण हटा सकते हैं। बिल्कुल हटा सकते हैं। कदाचार के मामले में उच्चतम न्यायालय की जांच संबंधी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती। राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी कोई चीज नहीं होती, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी कोई भी चीज नहीं होती है। और यदि बाध्यकारी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो है यानी कि कदाचार के मामले में उच्चतम न्यायालय की जांच संबंधी सलाहकार राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें उत्तर हो जाएगा बी, सॉरी, ठीक है। इसमें कौन सा सत्य है? तो इसमें केवल एक सत्य है। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि अथवा 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं, या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं हटाए जाते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा सही है? केवल एक सही है, या इसमें से दोनों सही हैं, या केवल दो सही है? तो इसमें क्या है, दोनों सही है। भारत के निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित होता है? भारत के उच्च न्यायालय में? नहीं। संसद में, निर्वाचन आयोग में, या निर्वाचन आयुक्त में? ठीक है, तो निर्वाचन आयुक्त में भी नहीं होता है। अब हमारा जो होगा तो उत्तर कौन हो जाएगा? भारत का निर्वाचन। नागरिक चार्टर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिक चार्टर एक दस्तावेज है जो संगठन के नागरिकों को प्रतिबद्धता का ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। नागरिक चार्टर कानूनी रूप से लागू करने योग्य है।
नागरिक चार्टर पहल केवल केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संगठनों पर ही अपना अधिकार रखता है। इनमें कौन सा सही है? तो इनमें केवल एक सही है। कानूनी रूप से इनकी लागू करने योग्य नहीं, और केवल इन पर ही नहीं लागू होता, सभी पर लागू होता है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी मंत्री, संसद सदस्य, केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं। लोकपाल के पास सीबीआई सहित किसी भी जांच एजेंसी के अधीक्षण का निर्देशन की शक्ति है। ठीक है, देखिए यही वाला सही है, ये वाला गलत है। प्रधानमंत्री भी सम्मिलित है, तो केवल दो सही है। लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? विधि आयोग, संथानम समिति, शाह आयोग या प्रशासनिक सुधार आयोग? तो इसकी जो सबसे पहले यानी कि संस्तुति की गई थी वो प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा? तो कहां पर हुई थी? महाराष्ट्र में। सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? यह कार्मिक एवं अधिशिक्षण विभागीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा की गई एक पहल है। यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो इस अधिनियम के अंतर्गत 24 घंटों के भीतर जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। इसमें कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से। ठीक है, तो इसमें कौन सा ये सही है? तो इसमें सही है सिर्फ एक। इसके बाद है नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार पहली बार प्रयोग किया गया किस आम चुनाव में? 87 के आम चुनाव में, 88 के आम चुनाव में, 89 के आम चुनाव में या 90 के आम चुनाव में? तो 89 के आम चुनाव में प्रयोग किया गया। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था है। स्थानीय निकाय के चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। ये जानते हैं आप कि बिल्कुल गलत है। 33% आरक्षण की क्या है? व्यवस्था है। तो इसमें यानी कि पहला वाला सही है अथवा नहीं सही है, इस पर हमको क्या करना है? विचार करना है। तो पहला वाला जो है कह रहा है कि यानी कि संविधान में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था है। अब ये है अथवा नहीं है। ठीक है तो सही है और नहीं है तो फिर क्या है? सही नहीं है। तो क्या है? बिल्कुल सही है। तो केवल एक सही है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 निम्नलिखित में से किनमें से संबंधित है? मतदाता सूची के निर्माण, राजनीतिक दलों के पंजीकरण से, संसद तथा राज्य विधानसभा की सीटों के आवंटन से, निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्गठन से। अब इनमें कौन सा सही? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4 और या तो सभी? तो इनमें मतदाता सूची के निर्माण से बिल्कुल सही है। संसद तथा राज्य विधानसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है। निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण से संबंधित है। ठीक है, तो क्या चीज हो गया? हमारा सी उत्तर हो गया। राजनीतिक दलों का पंजीकरण 1950 में नहीं है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। संवैधानिक संस्था है। और आप लोगों में से किसी को पता हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 21 अनुच्छेद में। फिर है यह अनुसूचित जनजाति के अधिकारों और सुरक्षा उपायों में हुई क्षति के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करता है। बिल्कुल करता है, सही है। राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है, ये भी सही है। तो ये भी और ये भी दोनों सही हैं। तो 2 और 3 हमारा क्या हो गया? सही हो गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में विचार करना है। यह एक संवैधानिक निकाय है।
आयोग की सलाह केंद्र सरकार के लिए सामान्यतः बाध्यकारी होती है। आयोग अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो अब इनमें से कौन सा यानी कि सही है, ये हमको क्या करना है, जानकारी करनी है। देखिए, कोई भी रिपोर्ट आयोग संसद में नहीं प्रस्तुत करता है, वो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, इस बात आयोग की सलाह केंद्र पर सामान्यतः बाध्यकारी होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये एक संवैधानिक निकाय है, ये बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन के द्वारा इसे उसमें सम्मिलित किया गया, तो संवैधानिक निकाय हो गया, तो एक सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के संदर्भ में निम्नलिखित, यानी कि आयोग ही होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में विचार करना है। इस आयोग का एक कार्य अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया पर सरकार को सलाह देना है, तो इसमें ये बिल्कुल सही है हमारा। और इसका कहने मतलब है कि ये लक्ष्य ही लेकर के इसको बनाया गया है। इस आयोग के पास कुछ मामलों में दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 और 2 दोनों। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों हेतु विशेष अधिकारी से संबंधित, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों हेतु विशेष अधिकारी से संबंधित इनमें से कथन में विचार करना है। मूल रूप से भारतीय संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अब ये सही है या गलत है, इनमें हमको क्या करना है, सभी को चुनना है। यह देखना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। केंद्रीय स्तर पर भाषाई आयुक्त भाषा एवं संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ओके, इसका शायद जो है वो यानी कि कट गया है, और इसमें हमारा सिर्फ ये है कि इसके जो है ना, यानी कि वर्गों के लिए कोई प्रावधान नहीं है इसमें ना, यानी कि ये वाला भी सही, ये वाला सही है। ठीक है, ये वाला क्या है, गलत है, क्योंकि ये कार्य करता है गृह मंत्रालय के अंडर में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें 1 और 2, 2 और 4, 2 और 3, 1 2 3 4। ठीक है, कौन सम्मिलित नहीं होता है इसकी बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शामिल कौन होता है, ठीक है, वो तो आपको लेना ही है। राज्यसभा का अध्यक्ष, ठीक है, ये यानी कि शामिल होता है। इसके बाद गृह मंत्री भी शामिल होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होते हैं। तो हमारा क्या हो गया, उत्तर 2 और 4 हो गया। भारत में पहली गठबंधन व गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी। आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल या उड़ीसा। तो ये किस राज्य में बनी थी, ये बनी थी आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय स्तर पर बनी पहली गठबंधन और गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे। लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी या जो है ना बीपी सिंह। तो इसमें कौन थे, मोरारजी देसाई। इनके बाद दूसरे जो बने थे, ठीक है, वो कृषक नेताओं में उनका नाम जाना जाता है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुदेशित भाषाओं को लागू करने का उद्देश्य है क्या। इन भाषाओं के सदस्यों को राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इन भाषाओं के रूप, शैली और अभिव्यक्ति का उपयोग हिंदी भाषा की समृद्धि के लिए किया जाएगा। ठीक है, इसका भी शायद जो है ना यानी कि वो नहीं है, आंसर्स नहीं है। तो इसमें जो है ना, इसका ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी को निम्नलिखित
किस संविधान संशोधन में के द्वारा जोड़ा गया? 7वां संविधान संशोधन 1956, 24वां 1971, 42वां 1976, 14वां 1962। ठीक है, तो किसके द्वारा जोड़ा गया? इसे जोड़ा गया 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। राज्य संघ क्षेत्रों हेतु प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। संघ यानी कि संघ शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं। संसद द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल द्वारा। तो वहाँ तो उमूमन राज्यपाल होते नहीं है, वहाँ तो क्या होते हैं? प्रशासक होते हैं। ठीक है, तो उसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यही तो दिल्ली और जो है यानी कि उसमें केंद्र सरकार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके लिए दिल्ली सरकार हाई यानी सुप्रीम कोर्ट गई हुई है और अध्यादेश के द्वारा जो यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया था तो उसे अध्यादेश के द्वारा रद्द कर दिया गया और उसके बाद अब उसे कानून बना दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची में शामिल हैं? परमाणु ऊर्जा, रेलवे, डाक तार और मुद्रा, ये सभी हैं। ठीक है, परमाणु ऊर्जा भी है, रेलवे भी है, डाक तार भी है, मुद्रा, वे सभी विषय जो संपूर्ण भारत में फैले हैं वो संघ सूची के। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सभी। इनमें से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का सुरक्षा सलाहकार। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये 25 प्रश्न थे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित और आप लोगों को हमारा प्रयास कैसे लग रहा है इसके विषय अपनी अमूल्य राय जरूर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और एक बार जो है आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।